चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। समय हो गया, सभी लोग आइए जल्द से जल्द। तो आज हम करंट अफेयर के अगले सेशन पे बात करेंगे। करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मैंने कहा भी था कि बहुत जल्दी मैं स्पेशल क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट भी करने वाला हूँ। तो स्पेशल क्लास होगा वो, अनअकैडमिक ऐप पर होगा वो। आज हम करंट अफेयर का जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे जल्द से जल्द सभी लोग आइए, फिर क्लास को हम कंटिन्यू करें। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, चाहे क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये यूट्यूब का चैनल है अनअकैडमी का ही, लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है अनअकैडमी का ही। और आपका सभी का स्वागत है इस चैनल पे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे तरह तरह के ज्वलंत मुद्दों को उठाऊंगा मैं, मतलब करंट अफेयर के, ठीक है, और कुछ ना समझे आप। तो ये लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है और सभी का इस चैनल पे स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लें तब तक, ठीक है। तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे लाइव क्लास में ले रहा हूँ, सीधा प्रसारण जिसे करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होगा। कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आप सुनेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे आप लोग हमसे पूछेंगे, कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, उसका आंसर दिया जाएगा। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी, मतलब जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलेगा, मिलेगा आपको। वो फील करने को मिलेगा, जैसे ऑफलाइन फील करते थे वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन फील करेंगे आप लोग, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। टेस्ट और क्विज से क्या होता है कि जो भी कमियां होती हैं, जो भी एरर्स होता है, वो दूर करने का मौका मिलता है। तो टेस्ट और क्विज लगातार देने का मौका मिलेगा आपको। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, सबसे खूबसूरत तो यही है, अनलिमिटेड एक्सेस। सपोज दैट किसी कारणवश अगर लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं किसी भी एजुकेटर का, तो कोई नहीं, लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके मोबाइल में स्टोर हो गया, आप कितनी बार भी चाहे उसको अनकट एक्सेस करके उसको देख सकते हैं। ये फैसिलिटीज आपको ऑफलाइन में नहीं मिलता था। पता चला छुट्टी पे चले गए घर, तो वो 6 4 दिन 5 दिन छुट्टी भी हो गई, तो आपने वैसे भी क्लास अटेंड नहीं किया तो फिर से दोबारा करना पड़ता था। वो भी जब नया बैच आएगा तब करना पड़ता था। यहाँ तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जा रहा है कि लगातार कितनी बार, एक बार नहीं 100 बार वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिनके पास जो सर्विसेज हैं वो सर्विस का यूज करें। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर का सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो यूट्यूब पे चलता ही रहेगा। बाकी आने वाले समय में रणनीति भी बताऊंगा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, या मैराथन सेशन भी लेके आऊंगा मैं। बहुत कुछ आने वाला है इस महीने में, टेंशन ना लीजिए आप लोग, बने रहिए। और करते हैं तूफानी कुछ, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत जल्द से जल्द मैं अनअकैडमी के ऐप पर स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। तो जैसे ही स्टार्ट होगा, शुभारंभ होगा, तो आप लोग को टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि टेलीग्राम पे कि हम इस तारीख को इतने बजे दिन में हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इससे जुड़ जाइए, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से ही है, तो आप लोग टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं अनअकैडमी के फील्ड के, वो सारे एजुकेटर आपको यहाँ पे मिलेंगे, किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर, जैसे सब्सक्रिप्शन अभी, सब्सक्रिप्शन लीजिए और टॉप एजुकेटर से क्लास लीजिए, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। अगर देखिए सब्सक्रिप्शन के बारे में, यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की सबरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्स है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस रिसर्च, राइटिंग कोर्स। ये सारे कोर्स है, किसी में भी आप एनरोल करा के अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे सब्सक्रिप्शन आपको मिल गए हैं, जिसमें भी लेना हो आप ले सकते हैं। देखिए दो तरह के प्लान है, एक प्लस प्लान होता है यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन के, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी को ही पढ़ाता हूँ। तो दो तरह के प्लान है, एक प्लस है, 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का प्लान है ये। 1 ईयर का जो प्लान है 49,500 का है, ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज कीजिए और 10% अपने इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, कोड पे यूज करने पे। और 10% डिस्काउंट के बाद ओनली पे 44,550 आपको पे करना होगा। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, ठीक है। दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में। ये 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है, 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 69,500 है, ये कोड है PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, इस कोड का कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप। और आफ्टर डिस्काउंट 62,550 आपका लगेगा। इसमें देखो बेनिफिट क्या मिलेगा, ये चारों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, जैसे प्लस वाले ये चारों फैसिलिटीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे ही। इसके साथ आपको जो पर्सनल कोच मिलेंगे वो आइकॉनिक में मिलेंगे, जैसे मैंने कहा कि डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी प्लानर होंगे जो पर्सनली आपको स्टडी के बारे में बताएंगे,
पर्सनल कोच होंगे, पर्सनली गाइड करेंगे आपको, ठीक है, डेली बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा, आप लोग के घर वालों को भी फीडबैक दिया जाएगा, देखिए आपका बच्चा जो है सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो फैसिलिटीज मिलेगा, सुविधा जो मिलेगा वो मिलेगा आपको आइकॉनिक में। तो अपने सुविधा अनुसार देख लीजिए कौन सा लेना है आपको। देखिए ऑप्शनल कोर्स के भी देख लीजिए, ऑप्शनल कोर्स का क्या क्या है, वैकल्पिक विषय 1 ईयर का है, 1 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने को। और 12 महीने को 1 साल कहा जाता है, 27,500 फी है, कोड यूज करेंगे वही सेम कोड है। कोड यूज करने के बाद ओनली पे 24,750 पे करना है आपको, तो ये देख लीजिएगा। और देखिए नया साल आ ही गया है, ये थोड़ा सा स्लाइड भी कुछ चेंज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। नया साल देखिए बहुत ही नया साल है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए 20 के बाद 21 आया, ठीक है, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 20 के बाद 21 आता है, तो 20 के बाद फिर 22 आएगा, तो ऐसे लिखेंगे हम, 20 के बाद देखो 22 आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ये भी सी सेट के माध्यम से चलो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ देखो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का हो रहा है या 2 का हो रहा है, ठीक है। 23 आएगा तो 3 का होगा, 20 और 23 के बीच में 3 का डिफरेंस है, देखो तो बढ़ोतरी होने वाली है सबकी। इसलिए बढ़ोतरी जब होने वाली है ना, तो न्यू ईयर का रिसोल्यूशन करते हैं यूपीएससी सीएससी के नाम, और हम क्रैकेट करते हैं। तो देखो क्या है कि बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, मैंने बताया भी था 28 दिसंबर को भी बैच स्टार्ट हो गए थे, 4 जनवरी से भी बहुत सारे बैच है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से बैच है। पाथवे टू क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर, देखिए इतने सारे बैचेज हैं जिसमें भी एनरोल कराना है जल्द से जल्द एनरोल कराइए, चाहे आपको इस साल के प्रीलिम्स में अपियर्ड होना हो, चाहे 2022 में देना हो, चाहे 23 में देना हो, बहुत सारे के बैच आ चुके हैं, 6 महीने के भी बैच हैं, 1 ईयर के भी बैच है, 2 ईयर के भी बैच है। तो जिनको 2022 में देना है, चाहे 2023 में देना है या 2021 का जिसको प्रीलिम्स देना है, देखो बेटा इतने लंबे चौड़े बैच दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए स्टार्ट 4 जनवरी को स्टार्ट यहाँ पे भी हो रहा है, 6 मंथ का बैच है, ठीक है, बाइलिंगुअल होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स का ही बैच है, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, ठीक है। हिंदी में देखिए 6 मंथ का बैच आ गया है यहाँ पे भी देखिए यूपीएससी से प्रीलिम्स इंग्लिश में बैच आ गया है, तो जिसमें चाहे बाइलिंगुअल करना हो, चाहे हिंदी करना हो, चाहे इंग्लिश में करना हो, बहुत सारे बैच 4 तारीख को स्टार्ट हो गए। अब यहाँ देखिए 1 ईयर का भी कोर्स है जो 2022 में जिनको देना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 ईयर जीएस बैच भी है, ये जितने भी बैचेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 जनवरी का बैच है, 2 ईयर का भी है, 2 ईयर का जीएस बैच है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल बैच ये है। जितने भी बैच है किसी में भी आप एनरोल करा के आप एडमिशन लेके अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे 2021 का पेपर देना हो, चाहे 22 का देना हो, चाहे 23 का देना हो। अपनी रणनीति खुद अपने अनुसार बनाइए, और कोड यूज करना हो तो PJ01 कोड का यूज किया जा सकता है, 10% आपका डिस्काउंट। बैच आपने देख ही लिया होगा। और भी देख लिए कई सारी चीजें हैं, यूपीएससी सीएससी जीएस ऑप्शनल कॉम्बो भी दोनों साथ, मतलब जीएस सीएससी जीएस भी और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो पैक चलाया गया है। तो देखिए प्लस में है यूपीएससी सीएससी जीएस का, प्लस में है यूपीएससी ऑप्शनल का, देखिए इसमें लाइव क्लास टेस्ट सीरीज स्ट्रक्चर कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे आइकॉनिक में भी है, देखिए ये सब चीजें आपको मिलेंगी, जैसे मिल रही है, इससे कॉम्बो है, मतलब जीएस भी रहेगा और उसमें वैकल्पिक विषय भी रहेगा। तो देखिए थोड़ा इसका भी फी देख लीजिए, देखिए यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस वाला और आइकॉनिक जीएस वाला दोनों का मिलाते हैं तो 1 ईयर का 88,705 है, 2 ईयर का 131,510 है, 3 साल का 167 है। ये कोड यूज करेंगे, कोड के बाद आफ्टर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर डिस्काउंट देख लीजिए, अगर इसका करेंगे तो 10% करिए, तो यही सब मतलब इसका करके अपना देख लीजिएगा, इसका भी देख लीजिए, ऑप्शनल का भी ऐसे ही है, 1 ईयर का है तो ऐसे है आपका, 2 ईयर का है तो 99 समथिंग है, और 3 ईयर का है और 121,200 है, PG01 कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा तुरंत इसका। ये भी यूपीसी सीएससी जीएस और प्लस यूपीसीसी ऑप्शन दोनों कॉम्बो है, तो चाहे आइकॉनिक के साथ कॉम्बो लें, प्लस और आइकॉनिक का जीएस का और आइकॉनिक का चाहे प्लस का साथ लें, तो देखिए दोनों का अलग 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 फीस है। आइकॉनिक थोड़ा कॉस्टली होता है और प्लस में तो थोड़ा कम लगता है, जाहिर सी बात है, सब लोग जानते भी हैं इस बात को। तो वही सब चीजें हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो आज हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप लोग, नहीं तो हम टॉपिक को यहीं पे स्टार्ट करें। तो पीएम मोदी का नाम तो सभी लोगों ने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, और यशस्वी प्रधानमंत्री होने का गौरव उनको मिला भी है, तो उनके बारे में सभी लोग जानते भी होंगे। हाँ, अभी अमेरिका में एक अवार्ड भी दिया गया, लीजन ऑफ मेरिट, शायद सुना भी होगा, आप लोगों ने बताया भी था मैंने, कई लोगों को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी मिला था सर, ठीक है। तो पीएम साहब ने राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी है, एम्स के बारे में सभी लोग तो जानते ही होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी है, पहला टॉपिक आज यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए साल का आखिरी दिन था वो 31 दिसंबर 2020 को, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है? राजकोट में। राजकोट कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कब रखा है? 31 दिसंबर 2020 को रखा है।
तो ये बताइए कि जब गुजरात की बात की गई है, राजकोट की जब बात की गई है, तो गुजरात के हमें कमेंट करके थोड़ा बताइए कि इस वर्तमान में सीएम कौन है वहाँ के, और इस समय यहाँ के राज्यपाल कौन है। थोड़ा सा दोनों का कमेंट करके हमको प्लीज आप लोग बताइए हमसे, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करें। मोदी जी का संसदीय गृह क्षेत्र है भाई, मतलब पहले वहीं के सीएम थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। बाकी तो सब बताऊंगा ही, गुजरात के सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है एम्स के लिए, और इस एम्स का निर्माण 1195 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यह एम्स 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और इस कैंपस का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रतन कंपनी एचएससीसी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, और इस कैंपस में 9 भवनों के संभावित चित्रों को मंजूरी दी गई है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसका जो बनने का जो डेट है 2022 तक का तय किया गया है। कितना पैसा लगेगा? 1195 करोड़ रुपए। खैर इतना लंबा चौड़ा नहीं जानना है। कौन कंपनी है? ये मिनी रतन कंपनी एच एस डबल सी जो है। तो कहने का मतलब है कि 31 दिसंबर को गुजरात के राजकोट में मोदी जी ने आधारशिला तो रख दी है, 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा, 1195 करोड़ रुपए खर्च लगेंगे उसमें। तो ये सब चीजें हैं, और वहाँ के सीएम और वहाँ के राज्यपाल का नाम आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ समझाने की चीजें हैं। ठीक है, तो मोदी जी मोदी है तो मुमकिन है, तो देख लीजिए, पहले वहां के सीएम हुआ करते थे गुजरात के। गुजरात इनका घर भी है। एम्स राजकोट वही होगा कि 750 बेड होंगे। यह एक आधुनिक अस्पताल होगा, इसमें 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी होगा। यही सब चीजें हैं, बस इतना लंबा चौड़ा जानने की जरूरत नहीं है। इसमें 125 एमबीबीएस सीटें और 60 नर्सिंग सीटें होंगी। गुजरात के राज्यपाल जो मैं पूछा था, आचार्य देवव्रत, और गुजरात के मुख्यमंत्री जिनका नाम है विजय रूपानी, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी इस अवसर पर मौजूद उपस्थित रहे। जब वो आधारशिला रखे तो ये लोग भी बड़े लोग थे। वहाँ के सीएम साहब भी थे, वहाँ के राज्यपाल साहब थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी थे जिनका नाम है अश्विनी कुमार चौबे साहब। कमेंट करके कोई बता सकता है क्या कि अश्विनी कुमार चौबे जी किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं? कोई भी? चलिए। एम्स राजकोट में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी होंगे। तो सारी जितनी भी आधुनिक मॉडर्न सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी सेवाएं वहां पे राजकोट में मिलेंगी। 2022 तक का डेट दिया गया है, 24 में चुनाव है केंद्र में, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं। और भी देखिए क्या क्या जानना है आपको। गौरतलब है कि एम्स राजकोट के पहले बैच के अकादमिक सत्र का उद्घाटन 21 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, राजकोट के पहले बैच के अकादमिक सत्र का उद्घाटन किया था। फिलहाल एम्स राजकोट के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में की गई है, और पहले बैच में 50 एमबीबीएस छात्र हैं। खैर इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, जितना मुद्दे की चीज थी मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे बेटा, वो आपको ऑलरेडी वो मिल जाएंगे कि कितना, मतलब कब तक बनकर तैयार होगा, गुजरात के राजकोट में हो गया तो गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के राज्यपाल कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री कौन है। तो ये जितनी भी चीजें मॉडर्न सुविधाएं होंगी, जाहिर सी बात है वो सुविधाएं वो तो ये सारी चीजें तो एम्स में मिलेंगी ही मिलेंगी। बाकी एमबीबीएस की कितनी सीटें इतना नहीं पूछता किसी पेपर में। ठीक है, आपका काम बस ये है कि जानना चाहिए कि गुजरात के राजकोट में उसको स्थापित किया गया है। इतनी लागत आई है, चलो लागत जान गया हम लोग कितना है, कब तक बनकर तैयार होगा ये भी आपने जान लिया। किस तारीख को मोदी जी ने उद्घाटन किया था उसका? 31 दिसंबर 2020 को किया था। आधारशिला रख दिया था, 22 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो यही सब चीजें हैं, बस इतना जानिए बहुत है आप लोग के लिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, पीएम मोदी ने 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो क्या है ये सब चीजें, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? कोई अपने सुझाव कुछ देना चाहते हो करंट अफेयर के प्रति आप लोग, तो वो सुझाव आप हमको दे सकते हैं। बाकी जिनको टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो टेलीग्राम पे अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से डालेंगे तो मेरा खूबसूरत चेहरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, मुझसे जुड़ जाएंगे आप। ठीक। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साल के पहले दिन 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। रखे क्या, रख दिए, अब तक जनवरी चला भी गया। ये क्या है भाई साहब, ये लंबा चौड़ा जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला मतलब कहाँ के रख दिए हैं, अब तो 1 जनवरी खत्म भी हो गया है। चलिए मुख्य बिंदु पे आते हैं, देखते हैं, पता चल जाएगा आप लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर, जिसे आशा करते हैं, इंडिया के अंतर्गत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
PMAY अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये इनका जो काम है, जैसे मोदी जी ने कहा भी था नए शहरों को बसाइए, नए शहरों में जो मूलभूत सुविधाएं होती है, स्मार्ट सिटीज की उन्होंने बात किया था। तो उसी में जो उत्कृष्टता, जो बेस्ट काम करेंगे, जो शहरी आवास योजना होगी, जो शहरों के लिए होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है, अर्बन जिसे कहते हैं PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, यू से अर्बन होता है, ए से आवास होता है, वाई से योजना होता है, कि एक कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए जो बेस्ट प्रदर्शन करेंगे उनको क्या होगा, वार्षिक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो मोदी जी ने इसका भी अनाउंसमेंट वहां पे कर दिया है और ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब बस यही कि अब जो मैंने आशा बताया, इसका फुल फॉर्म बताया कि अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलरेटर इंडिया के अंतर्गत जो भी विजेताओं की उसमें घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के थ्रू जो लोग बेस्ट काम कर रहे हैं उनको बेस्ट अवार्ड भी सम्मानित किया जाएगा, नवाजा जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? कोई भी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोदी हैं तो मुमकिन है, और भी देखते हैं। इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नवरित, जिसका मतलब होता है न्यू, ए से अफोर्डेबल, वैसे वेलगेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग नामक नवीन निर्माण पद्धति के ऊपर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो मोदी है तो मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों का एक खेल है मोदी जी का, तो वो शब्दों से खेल जाते हैं। देखिए नवरित का जो फुल फॉर्म इन्होंने बता दिया, न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टी से टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग नामक नवीन निर्माण पद्धति के ऊपर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी ये लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही साथ त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्री इस अवसर पर उपस्थित होंगे। तो जो अर्बन का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उसी अर्बन के कॉन्सेप्ट में जो लोग बेस्ट प्रदर्शन करेंगे उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा भी है कि एक कोर्स हम लॉन्च करेंगे, जिस कोर्स का नाम है नवरित, जिसका मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया आप लोग को। और इसमें ये होगा कि नवीन निर्माण पद्धतियों पर एक सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ साथ त्रिपुरा हुआ, चाहे उत्तराखंड हुआ, चाहे झारखंड हुआ, उत्तराखंड नहीं है झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री होंगे इस अवसर पर मुलाकात भी करेंगे। तो आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि इस समय वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है, बताइए सभी लोग। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री? कमेंट करके जल्द से जल्द आप सभी बताइए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों कमेंट करिए और बताइए कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है इस समय। ठीक है, चलिए और भी देखिए क्या क्या होगा। यह लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो होगा LHPS देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निर्माण क्षेत्र में नए युग की प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसका निर्माण GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो समग्र रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक पारस्परिक तंत्र प्रदान करने की परिकल्पना करता है। इसके साथ ही साथ इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट और का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची और त्रिपुरा के अगरतला, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ये प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है, समग्र प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा प्रदर्शन वहां पे किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि इसका निर्माण GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो समग्र रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में, क्योंकि अर्बन की ही बात हो रही है ना इसमें, तो क्षेत्र में नवीन टेक्निक को अपनाने के लिए एक पारस्परिक तंत्र प्रदान करने की परिकल्पना करता है। और जैसे मैंने कहा कि इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, इंदौर तो मध्य प्रदेश में ही है। हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्षिका वहीं की थी, सुमित्रा महाजन जी, लगातार सांसद बनने का एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने इंदौर से। गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है कोई मोदी जी का दो प्रोजेक्ट था, दोनों प्रोजेक्ट तो मैंने आप लोग को बता दिया। दोनों प्रोजेक्ट भली बात ही छोटे मोटे थे, उतना ज्यादा समझने की डीप में जरूरत भी नहीं है। बस जो उत्कृष्ट बेस्ट प्रदर्शन करेंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा, इतने बड़े लंबे चौड़े प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाएगा और उसमें काम किया जाएगा, बस यही सब चीजें हैं। अगला जो है पारादीप बंदरगाह के विकास से जुड़ी कुछ परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो कमेंट करके थोड़ा हमें ये बताइए कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है। पारादीप बंदरगाह का नाम तो सुना ही होगा, और ये बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में हमें कमेंट करके आप लोग बताइए। पारादीप का बंदरगाह जो है वो कहाँ पड़ता है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तब तक कमेंट मारते रहिए आप लोग कि PM साहब ने फिर देखिए क्या किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजनिक निजी भागी साझेदारी, जिसे पीपीपी मॉडल कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहते हैं, के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पश्चिमी बेसिन के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत करने से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत इस काम को किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? पारादीप बेटा उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है और उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, थोड़ा सा हमको बताने की कष्ट करें आप। बाकी चीजों का खेल है, शब्दों का खेल है, इतना ज्यादा डीप तो बताना नहीं है इसमें। बताइए कौन है इस समय वहां के सीएम साहब, वहां के राज्यपाल साहब कौन है वहां पे? कोई तो होगा, बताइए। कोई तो होगा paraदीप, हाँ। चलिए आंसर दीजिए सभी के सभी, आंसर दीजिए सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, आंसर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं आंसर दीजिए सभी के सभी, आंसर दीजिए सभी के सभी। बेटा सब हम बता देंगे तो आप लोग क्या पढ़ो बताओ। कैसे काम चलेगा? नवीन पटनायक का नाम नहीं सुना है सीएम? कैसे काम चलेगा, इतने बड़े आदमी का नाम? तो मोदी जी ने कहा है कि देखिए, हमने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, जिसे सीसीईए कहते हैं, ने पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, समझौता कहते हैं, के तहत निर्माण के लिए संचालन और हस्तांतरण बीओटी के तहत आधार पर पश्चिमी बेसिन के विकास से समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत करने से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये पढ़ाई किया करो बेटा, पढ़ाई जानिए क्या क्या है सब चीजें, परियोजना के बारे में क्या क्या है। इस परियोजना में बीओटी के आधार पर रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा के प्रकार के जहाजों के आगमन की सुविधा के लिए 25 एमटीपीए की चरम क्षमता वाले पश्चिमी गोदी के 2 चरणों के निर्माण प्रक्रिया की गई है। यही सब चीजें हैं, बस इसको देख लीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, जितना मुद्दे की चीजें उतना बस आप लोग जानिए। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट रियायत प्रदान करने वाला प्राधिकरण के प्रकार के जहाजों के आगमन को सुगम बनाने के लिए ब्रेक वाटर एक्सटेंशन एवं अन्य सहायक सुविधाओं को समेत परियोजनाओं का सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो पारादीप उड़ीसा में पड़ता भी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक साहब हैं और राज्यपाल का नाम कमेंट करके आप लोग बताइए। तो बस वही होगा कि जो रियायत दी जाएगी उसको सुगम बनाया जाएगा, जहाजों का आवागमन अच्छे से होगा, केप आकार के होगा, तो यही सब चीजें हैं। ठीक है, आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान किया जाएगा, बस यही सब चीजें इसमें बताए गए हैं। और देखिए, इस परियोजना को रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा बीओटी आधार पर विकसित किया जाएगा, जबकि पोर्ट इस परियोजना के समान सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। और कंपनियों का जो पेमेंट है ये देख लीजिए, इस परियोजना की अनुमानित लागत है 3004.63 करोड़ रुपए है, और इसमें रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा कम से कम 20-40 करोड़ रुपए और इतनी लागत बीओटी के दर पर नए पश्चिमी बेसिन का विकास और पूरी जगह गाइस शामिल है, तो बताया वही सब चीजें देख लीजिए। इस परियोजना के लिए सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में पारादीप पोर्ट का निवेश 612.50 करोड़ रुपए होगा। तो खैर इतना लंबा नहीं पढ़ना है, जो मुद्दे की चीजें बस उसको पढ़िए आप। इतना लंबा कितना करोड़ है, इतना करोड़ की कहानी नहीं पढ़ना है। ठीक है, लाभ क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि इससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि मुद्दे की बात सीखिए ना। इस परियोजना के शुरू होने के बाद कोयले और चूना पत्थर के आयात के अलावा पारादीप बंदरगाह के आसपास बड़ी संख्या में स्थापित इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी को देखते हुए दानेदार स्लैग और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी, क्योंकि आवागमन होगा, फिर एक जगह से दूसरी जगह सामान सही तरीके से डिलीवरी होगी, तो इसीलिए ये बेनिफिशियल भी होगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो ट्रेड होता है वो व्यापार नदियों के द्वारा ज्यादा होता है। तो जैसे मैंने कहा कि शुरू होने के बाद कोयला और चूने पत्थर के आयात के अलावा, ठीक है, पारादीप बंदरगाह के आसपास जो बड़ी संख्या में इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी को देखते हुए जो बताया गया है कि जो स्लैग है, दानेदार स्लैग है और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी ये बंदरगाह। और इस गोदी का निर्माण के बाद पारादीप बंदरगाह की गिनती विश्व स्तरीय और आधुनिक बंदरगाह में होगी। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी गिनती होगी, और यह परियोजना निम्न अन्य तरीके से लाभ प्रदान करेगी, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है। बंदरगाह पर भीड़ को कम करेगी, जाहिर सी बात है। समुद्री माल भाड़ा में कमी कर कोयले के आयात को सस्ती बनाएंगी। बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसरों को सृजन करेंगी। जाहिर सी बात है, अधिक से अधिक रोजगार जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आय के साधन बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये सब चीजें भी इनसे मिलेगा। और बंदरगाह की मौजूदा कार्य क्षमता 115 एमटी है, जिसे 2030 तक 400 एमटी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और गोदी के निर्माण के बाद यह 1.5 टन कार्गो वाले जहाज भी आसानी से आ सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब बंदरगाह हाईटेक होगा, विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, सारी टेक्नोलॉजी से लैस होगा, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में वहां के लोगों के लिए एक रोजगार का साधन भी देगा। ठीक है। जो भीड़ है उसको तो कम करेगा ही करेगा, उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, जिस क्षेत्र के लोग काम करने वाले होते हैं, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पर लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है अगल बगल के एरिया की जो लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिलता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि समुद्री माल भाड़ा में कमी कर कोयले के आयात को सस्ता बनाया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि आसपास के क्षेत्रों की औद्योगिक जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार के अवसरों का सृजन भी किया जाएगा। तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है। और भी देखना हो तो देख लीजिए। परियोजना के पूरा होने के बाद जहाज भी यहाँ आसानी से संभाला जा सकता है, जिनके लिए 18 मीटर ड्राफ्ट की आवश्यकता होती है। और इन जहाजों को यहाँ डॉक करने से लॉजिस्टिक की लागत भी कम होगी। ये देख लीजिएगा। पारादीप बंदरगाह के बारे में जान लीजिए कि क्या है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और यह महानदी के बंगाल की खाड़ी में बह जाने के स्थान पर है और एक गहरे पानी की बंदरगाह है, जिस कारण से यहाँ बड़े समुद्री जहाज आ और जा सकते हैं। और यह भारत की प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। तो ये है पारादीप बंदरगाह। और पेपर में लगातार इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पारादीप बंदरगाह से। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट है किसी को भी पारादीप बंदरगाह से? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए आप। कोई भी डाउट है तो बताइए। बाकी जितनी भी परीक्षाएं आगामी जो भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो रहा है, खैर मेंस में तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सब चीजें, लेकिन हाँ जिनका प्रीलिम्स होने वाला है या जिनकी अभी बहुत सारी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके लिए तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चाहे एम्स की आधारशिला रखी गई है, आप देख रहे हैं कोविड-19 इतना ज्यादा बढ़ा भी था, अब तो एम्स की आधारशिला रखी गई, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है राजकोट के लोगों के लिए। और जैसे मैंने कहा कि हर सेक्टर में कोई भी काम अगर इस समय हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी रोजगार अगर लगता है, जैसे मान लीजिए मैंने पारादीप बंदरगाह के उदाहरण दिया, इसे हाईटेक बनाया जाएगा, विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था को बूस्टअप किया जाएगा, तो ये सारी चीजें होती रहती। ठीक है। तो इन चीजों को भी ध्यान दीजिएगा। और पारादीप जो बंदरगाह के बारे में जैसे मैंने कहा कि भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक ये बंदरगाह है। और यह महानदी के बंगाल की खाड़ी में बह जाने के स्थान पर है और एक गहरे पानी की बंदरगाह है ये। और इसी कारण इस यहाँ पर बड़े समुद्री जहाज आते हैं और जाते हैं, और यह भारत की प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। जिसको भी आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है। अगला जो टॉपिक है, एक विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना। क्या है ये? अपनी विरासत अपनी धरोहर परियोजना, अपनी धरोहर अपनी पहचान। तो जाहिर सी बात है, जो धरोहर है वो हमारी पहचान है, जो पुरानी धरोहर हमारे पास मिला हुआ है विरासत में, वही अपनी एक पहचान है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। तो क्या है ये, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। चर्चा करने से पहले थोड़ा हमें ये बता दीजिए, जब धरोहर की बात आई है तो सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय का भी नाम आएगा। जाहिर सी बात है ये वो चीजें अंडरस्टूड होती है। तो बताइए कि पूछे संस्कृति मंत्री कौन है, बताइए कौन है संस्कृति मंत्री? चलिए मैं ही बता देता हूँ कुछ और चीजें, बाकी तो आप लोग बताएंगे ही। अब एक विरासत अपनाए, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना। हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सिंह प्रहलाद सिंह पटेल ने एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की समीक्षा बैठक की है। तो क्या है ये भैया, कौन किया है, कौन है मंत्री जी? प्रहलाद प्रहलाद सिंह पटेल। उन्होंने कौन सी समीक्षा की है? एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की समीक्षा बैठक की है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट?
चलिए, इस समीक्षा बैठक में विभिन्न स्मारकों की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई है कि वर्तमान में जो भी हमारे बचे हुए जो हमारे स्मारक हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, उस पे क्या हम लोग एक्शन ले सकते हैं या कुछ डेवलपमेंट करना है तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो जब रिव्यू होगा, जब समीक्षा होगा, तो समीक्षा बैठक इन्होंने किया है और उसका नाम भी रखे हैं अपनी धरोहर अपनी पहचान, अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान। ठीक है, एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान, और ये पेपर में पूछा जाता है, ये कोटेशन की इस बार का विषय क्या। समीक्षा बैठक में जैसे मैंने कहा कि विभिन्न स्मारकों की वर्तमान स्थिति के बारे में और प्रगति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। और इस बैठक में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने परियोजना को तय समय के अनुरूप पूरा करने पर जोर दिया। जैसे मंत्री जी लोग का काम होता है कि उन्होंने कहा कि देखो तय समय पर हो जाना चाहिए, नहीं तो सोच लो क्या होगा। तो यही सब चीजें हुई है, अपनी धरोहर अपनी पहचान। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति को पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान एक अच्छी परिकल्पित पहल, ठीक है, वेल कंसीव्ड इनिशिएटिव है और उम्मीद है कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व जिसे सीएसआर कहते हैं से इसे लाभ मिलेगा। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं। और यह परियोजना कम ख्याति वाले स्मारकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे, आपको पता ही है कितनी साफ सफाई होती है, तो उससे भी सीएसआर से पैसा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा जो लोग देते हैं सीएसआर का। साफ सफाई होगा, स्वच्छ पेयजल होगा, प्रकाश होगा, ध्वनियों को उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। ठीक है, तो ये इससे बेनिफिट मिलेगा। इसकी रिव्यू किया गया है, समीक्षा किया गया है, जितने इस बार के हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट लाया गया है, उस प्रगति रिपोर्ट के हिसाब से उसके बारे में बताया जाएगा और जो भी कमियां होंगी उस कमियों को दूर किया जाएगा। तो कहा भी है कि उन्होंने कि जो भी आधारभूत ढांचा है, जैसे मैंने कहा ना इसके पहले आप लोगों से बताया कि अगर कहीं पर भी तय समय के अनुरूप उसको काम को पूरा करना है, कोई काम प्रोजेक्ट बचा है उसको आप फाइनल भी कीजिए, और जो भी जिनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं होती है उन सुविधाओं को प्रस्तुत किया जाएगा, दिया जाएगा। चलिए और भी बात करते हैं एक विरासत अपनाने वाला के बारे में। शुरुआत भारत सरकार द्वारा 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर की गई थी। इस जो परियोजना जो मैंने बताया अपनी धरोहर अपनी पहचान जो परियोजना बनाया, इसकी जो शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर की गई थी। और भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना का संचालन करता है। तो पॉइंट भी नोटेड की कौन सा डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का नाम है पर्यटन मंत्रालय, और ये पर्यटन मंत्रालय ही इस परियोजना का संचालन भी करता है। इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, पेपर में बहुत पूछता है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग, कोई भी डाउट किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए, वरना हम आगे बढ़े, क्योंकि मंत्रालय का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए बताइए सभी के सभी, कोई डाउट है किसी को भी। चलिए, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कि भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय होता है वही एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना का संचालन करता भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा डिपार्टमेंट है। चलिए और भी देख लीजिए। यह परियोजना पूरे देश में विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विकसित करने और उन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एएसआई और राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया जा रहा एक संवेगात्मक प्रयास है। यानी कि कई लोगों की कोऑर्डिनेशन से ही इसको आगे बढ़ाया जाता है, सभी लोग मिलजुल के इसमें काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, आप बताइए कि जहां पर ये सब चीजें होंगी वहां पर क्यों नहीं पर्यटक आएंगे। पर्यटक आएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग हमारे देश के बारे में जानेंगे, टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानेंगे अच्छे से। सारी सारी मूलभूत सुविधाएं जब इंटरनेशनल स्तर की मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो आय का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत एक तरह से रहेगा, पर्यटन भी रहेगा हमारे लिए। तो यही सब चीजों पर पूरा सरकार जोर भी दे रही है। अधिक अब तो बहुत सर्किट की बात हो रही है, बहुत सी चीजों पर बात हो रही है, तो आपने देखा भी होगा बहुत सर्किट की बात की जा रही है। तो कई सारी योजनाएं हैं सरकार की। खैर, तो पर्यटन मंत्रालय जैसे है, सांस्कृतिक मंत्रालय है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, एएसआई जिसे कहते हैं, और राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार द्वारा किया जा रहा है एक सहयोगात्मक प्रयास है, सभी लोग कोऑर्डिनेशन से कर भी रहे हैं इसको। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ ट्रस्टों, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं हमारे, व्यक्तिगत और अन्य पक्षधारकों को स्मारक मित्र, मोमेंटम मित्राज बनाने की प्रेरित करता भी है।
रहता है कि अधिक से अधिक लोग जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर सी बात है और अच्छे से काम भी होगा। तो जैसे मैंने कहा कि इस परियोजना का जो उद्देश्य सिंपल सा ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, कि कंपनियों के साथ साथ ट्रस्ट भी हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई व्यक्तिगत तरीके से करे और या अन्य किसी तरीके से करे, स्मारक मित्र बनने के लिए उनको प्रेरित करता है कि आप स्मारकों को सही तरीके से डेवलप करें, आप उस पर ध्यान दें। बस यही सब चीजें हैं, उसको आप लोग जानिए। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? और भी देख लीजिए, इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश की विभिन्न कंपनियों को जो सीएसआर के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप लोग सीएसआर का जो पैसा मिलेगा वो उसके डेवलपमेंट में हम लोग लगाएंगे, कि वे अपनी रुचि और व्यवहारिता के अनुरूप इन स्थलों पर बुनियादी और उन्नत उन्नत पर्यटन सुविधाओं के विकास उन्नयन की जिम्मेदारी धारण करें, और साथ ही वे इसका संचालन प्रबंधन का भी काम देखें, वो काम देखें, सीएसआर भी दें, उसका सब कुछ वही देखें। इस परियोजना के तहत देश भर में अब तक 25 स्थलों और 2 तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए 12 स्मारक मित्रों के साथ 27 समझौतों पर एमओयू हो चुका है। इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? चलिए और भी देखिए और क्या क्या है। तो मंत्री जी ने वही कहा, वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि यह परियोजना कम ख्याति वाले स्मारकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ सफाई, ये सब चीजें वही है जो रिपीट हुई हैं, वही चीजें हैं। 27 सितंबर 2017 को इसकी स्थापना स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं जो मैं रिपीट कर चुका हूँ, तो वही दोबारा रिपीट हो चुका था वही चीजें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़े। अपनी धरोहर अपनी पहचान। ठीक है, मंत्री जी कौन है, क्या उन्होंने कहा है, सीएसआर से क्या होगा, कंपनी क्या करेगा उसके लिए। ठीक है, देख रख रखाव अच्छे से होगा, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे से काम होगा, इंटरनेशनल लेवल का उसको बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है पर्यटक भी आएंगे, रोजगार भी लोगों को मिलेगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, सरकार के आय का एक स्रोत भी बढ़ेगा, अच्छे से बढ़ेगा। चलिए अगला जो टॉपिक है वो लद्दाख के बारे में है। लद्दाख के बारे में जब है, लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, और आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो लद्दाख किस में वर्तमान में, कमेंट करके बताइए कि कौन है वहां के उपराज्यपाल, कमेंट करके थोड़ा हमें बताइए, फिर हम आगे बढ़ाए टॉपिक को। लद्दाख के बारे में बताइए हमको, उपराज्यपाल कौन है वहां के, कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द सभी लोग बताइए। जितने भी स्टूडेंट हैं, बाकी मैंने कहा भी था कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास बहुत जल्दी मैंने अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास पे लूंगा, 11 बजे दिन में शायद होगा। तो बेटा टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा, क्लास का सब कुछ दे दिया जाएगा आपको, टाइमिंग डेट पीडीएफ सब मिलेगा, इसका भी मिलेगा और उसका भी मिलेगा, लेकिन पहले क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और जितने अधिक से अधिक बच्चे हैं बेटा, देखो मॉडर्न हिस्ट्री से, मैं जैसे मैं बता दूं आपको, मॉडर्न हिस्ट्री से यूपीएससी में कम से कम देखिए 7 से 8 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल का भी क्वेश्चन उठा के देख लेना। अभी आप लोग का प्रीलिम्स होने वाला है, प्रीलिम्स में कम से कम बेटा देखो 15 से 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आते हैं। मैंने कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री में चालू करने वाला हूँ, मॉडर्न से 7 से 8 क्वेश्चन यही से आ जाते हैं, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, सभी बच्चे आराम से सो करते भी हैं। बाकी एंशियंट से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, आर्ट एंड कल्चर से होते हैं, मेडिवल से भी होते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज हमेशा 50% के आसपास होता है। तो वही मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से हम स्टार्ट करेंगे, और एकदम टू द पॉइंट, एकदम जीरो से लेके बेसिक से लेके टॉप तक हमेशा पढ़ाया जाएगा उसमें। और बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जैसा होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख, लद्दाख आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश भी हो चुका है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के इस समय उपराज्यपाल कौन है और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, थोड़ा कमेंट करके हमको बताइए। बाकी आगे हम बढ़ते हैं इसमें, बताइए सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो। अधिक से अधिक संख्या में रहेंगे, और टाइमिंग तो 11 बजे दिन में ही हो रहेगा, स्पेशल क्लास अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। बाकी मैं यूट्यूब पर बहुत जल्दी आप लोग को कैसी रणनीति होनी चाहिए पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटेजी अपना अपनानी चाहिए, किस तरीके से पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कैसे तैयारी करें हम ताकि जल्दी सफलता पाए, वो सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे, आने वाले समय में बात करेंगे। ठीक है, तो उस पर से इस महीने में आपको मैराथन सेशन भी दिया जाएगा, ताकि जिन बच्चों का मेंस चल रहा है या इंटरव्यू चल रहा है वो चीजें एक ही बार कवर कर ले वो। ठीक है, तो तैयार रहिए, क्लासेस रेगुलर रहेंगे होंगे आपके। ठीक है, तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
कोई भी डाउट? क्योंकि पेपर में देखिए तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने जैसे अभी कहा ना कि रिसेंटली कुछ भी क्वेश्चंस आ जा रहा है, स्टेट पीसीएस का तो ये हाल हो गया, कुछ भी उठा के पूछ दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं कभी भी पढ़ाता हूँ, आप लोगों को देखा होगा, जैसे लद्दाख आया या जम्मू कश्मीर आया या गुजरात आया या राजस्थान आया, तो मैं सीधे वहां के सीएम और राज्यपाल का नाम पहले पूछता हूँ। तो इतना सभी को पता होना चाहिए। कोई डिपार्टमेंट से कोई योजना आ रही है, मंत्री जी कौन है, तो इतना जानना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम जानिए, जैसे मैंने इसके पहले का बताया, कई सारे कोऑर्डिनेशन से वो कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी चीजें चलती है। चलिए चर्चा में क्यों है, देखिए कौन, लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र के क्या है, स्थापना कब हुई, सब चीजें बताया जाएगा, पहले पढ़िए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं, उन्होंने एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, लद्दाख में किया है, ताकि वहां की मौसम संबंधी जानकारी उनको दिया जाए। ये बहुत जरूरी भी था। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन साहब हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भी किया है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्राकृतिक खतरों और आपदाओं, भूसामरिक महत्व, कठोर वातावरण, बदलती जलवायु को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लेह में इस अत्याधुनिक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। और ये जरूरी भी था, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत जरूरी भी था, क्योंकि तरह तरह की समस्याओं से वहां पे लोग समस्या से ग्रसित थे, और लोगों को पता भी नहीं चल रहा था, मौसम संबंधी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिससे बहुत सारी जनहानि भी होती थी। तो इसीलिए सरकार ने जो हमारे मंत्री जी ने है, जो हमारे केंद्र की सरकार है, उन्होंने कहा है कि विभिन्न खतरों और आपदाओं, जैसे मैंने कहा कि भूसामरिक महत्व, कठोर वातावरण है, बदलती जलवायु है, या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लेह में इस अत्याधुनिक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना किया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट हो तो बताइए। कोई भी डाउट किसी को भी? चलिए तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, और आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि क्या है थोड़ा सा जानिए, कि लद्दाख क्षेत्र में ऊंचे ढलान वाले पहाड़ हैं, सभी लोग को पता भी होगा। यहाँ कोई वनस्पति नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खतरों के लिहाज से काफी असुरक्षित और खतरनाक बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत जरूरत थी इन सब चीजों की। इसीलिए हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना किया है। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ऊंचे ढलान वाले पहाड़ हैं, कोई वनस्पति नहीं है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खतरों से के लिहाज से काफी असुरक्षित है। और जब असुरक्षा रहेगा, जब खतरा बना रहेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे जनधन की हानि होनी लाजमी है। इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब ने वहां पे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना किया है। उदाहरण के लिए ढीली मिट्टी तथा मलबा इस क्षेत्र में बादल फटने की घटना, बाढ़, हिमस्खलन, ग्लेशियर पिघलने से नदी व झीलों में अनियंत्रित पानी आदि आ जाना, ये सब चीजें हैं। 2010 में बादल फटा भी था, सभी लोग को पता भी है। तो कई सारे जनधन की हानि भी होती है, और इन सब चीजों का बड़ा समस्या भी होता है। भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार को वर्ष 2020 में लेह में एक विज्ञान मौसम केंद्र स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई थी, और सरकार ने कर भी दिया। इस केंद्र की स्थापना लद्दाख क्षेत्र में मौसम संबंधी कोई भी सूचना हो अथवा चेतावनी को समय से पूर्व लोगों तक पहुंचाने की प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वहां के लोग समय से पहले अवेयर हो जाएं। अगर कोई समस्या होने वाली हो, अगर कोई भूस्खलन होने वाला हो, या कोई भी भूकंप आ रही है, कोई भी घटनाएं अगर घट रही है ना, कुछ भी अगर हो रही है मौसम से संबंधित, तो वहां के लोग पहले अवेयर हो जाएंगे, लोगों को पहले बता दिया जाएगा, ताकि जो भी जनधन की हानि होती है वो हानि नहीं होगी। जैसे मैंने कहा था कि 2010 में, देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी था कि 2010 में यहाँ बादल भी फटा था। अब सोचिए, कहीं मलबा हो रहा है, कहीं हिमस्खलन हो रहा है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहा है, कहीं अनियंत्रित पानी आ जा रहा है, तो जन धन तो होना लाजमी चीजें थी। इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान दिया, और उन्होंने कहा कि 2020 में, जैसे मैंने कहा कि लेह में एक मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई, और उसको स्थापित कर दिया गया। और मैंने कहा कि मौसम कोई भी सूचना अगर देना होगा, तो सूचना जो कुछ भी समस्या घटित होने वाली होगी, उसके पहले लोगों को अवेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि जो हानि हो रही थी, जनधन, वो हानि नहीं होगी। ठीक है। तो लोगों को पहले ही अवेयर कर दिया जाएगा, जनमाल की जो हानि होती है। चलिए, और भी देखिए, लद्दाख में स्थापित होने वाले मौसम विज्ञान केंद्र के बारे में तथ्य क्या है। यह समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एवं यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। तो ये तो ध्यान रखिएगा कि समुद्र से 3500 मीटर ऊंचाई है, लेकिन यह भारत में सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र भी है, जो लद्दाख में स्थित है। इस मौसम विज्ञान केंद्र का संचालन
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, जिसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, द्वारा किया जाएगा। और इस केंद्र से आईएमडी संख्यात्मक मॉडल के आधार पर शहर विशिष्ट पूर्वानुमान जारी करेगा। यह मौसम विज्ञान के स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करेगा और लद्दाख जैसे विषम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत भी करेगा। तो ये भी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र होगा। समुद्र से इसकी 3500 मीटर की ऊंचाई इसकी रहेगी और भारत में सबसे ऊंचाई ऊंचाई पर स्थित ये मौसम विज्ञान केंद्र रहेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इसका किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। और इस, जैसे मैंने कहा कि इस केंद्र से आईएमडी संख्यात्मक मॉडल के आधार पर शहर विशिष्ट पूर्वानुमान जारी करेगा भी। और जैसे मैंने कहा कि यह मौसम विज्ञान केंद्र स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करेगा और लद्दाख जैसे विषम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत भी करेगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए कैसे कैसे जाना पड़ता है, हमारे सेना के जवान भी देखिए कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, देख लीजिए। यह लद्दाख के दो जिलों लेह और कारगिल के लिए लघु समयांतराल 3 दिन, मध्य समयांतराल 12 दिन और लंबे समयांतराल 1 महीने का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। सोचिए, इतना पहले लोगों को पता चल जाएगा, लोग अवेयर हो जाएंगे। यह केंद्र नुमा, चांगथांग, पेंगोंग झील, जासगढ़, कारगिल, द्रास जैसे जितने भी खलसी जैसे पर्यटन स्थलों के संबंध में भी मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। तो ये भी लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे राजमार्ग पूर्वानुमान, पर्वतारोहण के लिए पूर्वानुमान, ट्रैकिंग करने के लिए जो लोग जाते हैं, कृषि, बाढ़ चेतावनी, तेज हवाओं की जानकारी, कम उच्च तापमान आदि की सूचना भी प्रदान प्राप्त की जा सकेगी। इसका भी लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ये इसी उद्देश्य से किया गया है कि जो भी जनमाल की हानि होती थी, लोगों को पहले नहीं पता चल पाता था। टूरिस्ट पर्यटक वहां पे जाते थे, बहुत तरह की समस्याएं होती थी, जैसे मैंने कहा 2010 में बादल का फटना, भूस्खलन, ग्लेशियर का पिघलना, बहुत सी चीजें थी। तो अगर ये सब चीजें होंगी तो हमारे सेना के जवान के लिए भी अच्छा होगा, वहां के लोगों के लिए भी अच्छा होगा और लोग उसके पहले अवेयर हो जाएंगे, कोई भी घटना घटने वाली होगी तो। इसीलिए सरकार ने महसूस किया कि भैया वहां पे विज्ञान केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, इसलिए वहां पे किया गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? डाउट हो तो बता दीजिए आप लोग। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए, आईएमडी जिसके बारे में मैंने कहा था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके बारे में जानिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए 1785 में कलकत्ता और 1796 में मद्रास स्टेशन स्थापित किए थे। किसने किए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए 1785 में कलकत्ता में, कोलकाता में और 1796 में मद्रास में ऐसे स्टेशन स्थापित किए थे। उसके बाद 1864 में कलकत्ता में एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उसके बाद 66 में 71 में भयंकर सूखे के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने वर्ष 1875 में कलकत्ता में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना किया था। और भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय बाद में शिमला, फिर पूना और अंततः नई दिल्ली स्थापित कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में नई दिल्ली में ही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है। और ये देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा और मौसम विज्ञान संबंधित विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। और इसके जो निम्न काम है जो इस प्रकार है, जैसे मौसम संबंधी प्रेषणों को लेना और मौसम से प्रभावित होने वाली गतिविधियों जैसे कृषि है, सिंचाई है, जहाजरानी है, विमानन है, अपतटीय खनिज तेल की खोज है आदि के सृष्टतम संचालन के लिए मौसम की वर्तमान और पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है इस समय। इसका जो मेन काम जो मैंने आपको बताया कि मेन काम यही है कि यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा और मौसम विज्ञान और संबंधित विषय से संबंधित मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है ये। इसका काम यही है कि प्रेक्षणों को लेना है, मौसम से प्रभावित होने वाली गतिविधियों जैसे कि कृषि है, सिंचाई है, जहाजरानी है, विमानन है, अपतटीय खनिज तेल की खोज है आदि के श्रेष्ठतम संचालन के लिए मौसम की वर्तमान और पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और भी देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात
काल बैसाखी, धूल भरी आंधी, भारी वर्षा और बर्फ, शीत और उष्णलहर आदि जैसी गंभीर मौसम परियोजनाओं की चेतावनी देना, जो जन जीवन और संपत्ति के विनाश के कारण बनते हैं, ये भी चीजों को पहले बता देगा। कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, खनिज तेल अन्वेषण, अन्य राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आंकड़े प्रदान करना इसका मेन महत्वपूर्ण काम है। ये भी इसका काम है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये भी देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट संबंध विषयों में अनुसंधान को संचालित करना और बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण काम है। भूकंपों के स्थान और केंद्र बिंदु का पता लगाना और उनका पता लगाने और विकास परियोजनाओं के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंपिता का मूल्यांकन करना इसका महत्वपूर्ण काम है। तो यही सब चीजें हैं। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को महत्वपूर्ण करंट अफेयर समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक जितने भी पढ़ाया हूं मैं आप लोग को, सारा का सारा इंपॉर्टेंट था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आई भी होंगी। चाहे लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना, ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, एम्स की आधारशिला रखी गई है राजकोट में, तो जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए सभी को ध्यान से पढ़िएगा। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। अनअकैडमी प्रिंस जसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। इस पे क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ सब कुछ मैं दे दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो, मिल जाएगा सब कुछ। और एक महत्वपूर्ण सूचना वही था कि जो मैंने कहा कि अनअकैडमी के ऐप पर बहुत जल्दी मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। सभी लोग तैयार रहिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन देना होगा टेलीग्राम पे मैं आप लोग दे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम जो है बराबर चेक करते रहिए आप। हमसे जुड़ने का ये एक माध्यम है आप लोग के पास। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में एकदम बेसिक से चालू किया जाएगा। जो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षाएं हों उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारी चीजों को कवर किया जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं PJ0 पर। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे हमको मैसेज करके भी पूछ सकता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने जैसे कहा कि आने वाले समय में मैराथन सेशन भी लूंगा, और मैराथन सेशन तो लेना ही है। आप लोग को रणनीति पे भी बात करूंगा कि कैसे यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई किया जाए, कम समय में अपनी बेहतर रणनीति कैसे बनाई जाए। बहुत सारे बैचेज आगे बता भी दिए हूँ आप लोगों को। और हर मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, वैसे भी मैं हर मुद्दे पे मैक्सिमम बात ही करता हूँ। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हर चीज नया होता है, रोज कुछ नया नया सीखने को मिलता है। और कब आपको पता ही नहीं चलेगा, तैयारी कब पूरी हो गई ये भी आप लोग को पता नहीं चलेगा। और लगे रहिए आप लोग, जो लगेगा वही सफल होगा। ठीक है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, प्रीलिम्स कई जगह हो रहे हैं, कई मेंस हो रहे हैं, किसी कई जगह यूपीएससी का भी मेंस चल रहा है। और देते रहिए, लगे रहिए आप लोग। ठीक है, सफलता मिलेगी जरूर आप लोग को। सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को यहीं पर ऑफ करता हूँ, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू।